गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डीएस ईजे होम क्लासेस। तो हम अभी जो है क्लास 8 का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर ज्योग्राफी का कर रहे हैं। हमने प्रीवियस जो इसकी वीडियोस हैं अलग अलग सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया है। अभी तक 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी जो 6th वीडियो अभी हम बनाने जा रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको सम अप करें, पूरे लेसन को सम अप करेंगे छठी वीडियो में। होप कि आप सभी ने ये प्रीवियस वीडियोस देखी हों, तब जाके आपको ये समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लैंड सॉइल वाटर को हमने डिस्कस कर दिया है और आज हम करेंगे डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। अब ये नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है। नेचुरल वेजिटेशन यानी आपके आसपास में जो कुदरती ग्रीनरी है, नेचुरल तरीके से जो आपके आसपास में ग्रीन है, जिसमें आपके ग्रीन ग्रास आती है, जब आपके प्लांट्स आते हैं, आपके श्रब्स आते हैं, आपके ट्रीज आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्या होता है कि जो हमारे जंगली जानवर हैं, उसमें जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल नहीं मानते, जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, टेम नहीं कर सकते, जो जंगल में रहते हैं और जिसमें बर्ड्स भी आ सकते हैं और इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, जो भी जंगल में अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं एनिमल्स, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। और ये दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना आज। और ये दोनों चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है। एक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इनके ऊपर ये जो है, इनकी जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिपेंडेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स चाहे ये प्लांट्स हैं चाहे ये एनिमल्स हैं, तो दोनों लिविंग हैं। और ये दोनों जो है बायोस्फीयर में आते हैं। ये दोनों जो है डिपेंड करते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नाउन एज द इकोसिस्टम। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब देखिए, हम एनिमल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। तो सिंपल सी एग्जांपल है। तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें एनिमल और प्लांट, फ्लोरा और फौना का आपस में जो रिलेशनशिप है, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेल्युएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, यानी अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्लांट से और एनिमल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो हमारा जैसे हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब देखिए, सबसे पहले हम लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर, वो हमारी आ गई लिथोस्फीयर। जो हमारी प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है, वो आ गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। जिसमें हाइड्रोस्फीयर जो है, यानी जो जितनी भी क्रस्ट है हमारी अर्थ के ऊपर, जो क्रस्ट के ऊपर जो लेयर हमें दिखाई देती है, जो सॉलिड सरफेस हमें दिखाई देती है, वो सारी क्या आती है? लिथोस्फीयर में। उसके बाद जो पानी हमारी धरती के ऊपर अवेलेबल है, चाहे वो वाटर वेपर में अवेलेबल है, चाहे वो ओशियंस में है, सीज में है, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो रिवर्स में है, चाहे वो आपकी टैंकी में है, चाहे आपकी बारिश में, तो वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और तीसरी चीज आ गई हमारी एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा एयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो इसमें ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसेस हैं वो आ गई हमारी एटमॉस्फेयर का हिस्सा। और ये तीनों चीजें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो इन तीनों चीजों के जो ऊपर जो है डिपेंड करता है हमारा बायोस्फीयर। देखिए, अगर आप मिट्टी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, हमारा सनलाइट नहीं होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो क्या एक प्लांट सरवाइव करेगा? तो जब हमारे पास मिट्टी होगी, जब हमारे पास सॉइल होगी, जिसको हम लिथोस्फीयर मानेंगे, जब उसके ऊपर हम पानी डालेंगे यानी हाइड्रोस्फीयर,
और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा तो एक प्लांट ग्रो करेगा। तो उसका मतलब जब प्लांट ने जन्म लिया तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, तो वो आ गया हमारे पास बायोस्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर आप जानते हैं गोले को, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो का एक स्फीयर, पानी का स्फीयर, बायोस्फीयर यानी लाइफ का स्फीयर। और बायोस्फीयर में चाहे वो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे फिश वगैरह है, चाहे हवा में रहने वाले जानवर हैं जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एयर में एग्जिस्ट करते हैं, और चाहे वो हमारी धरती के रहने वाले जानवर यानी हम माइक्रो हों या माइक्रो हों, वो सब जो है बायोस्फीयर के पार्ट हैं। तो अब इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं? कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, वाटर, सॉइल। अब देखिए बायोस्फीयर में हमने किसको रखा था? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? बायोस्फीयर के पार्ट है। अब इकोसिस्टम जो है, हालांकि बायोस्फीयर सारा डिपेंड करता है बाकी 3 स्फीयर के ऊपर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब ये इकोसिस्टम क्या है? इसमें कंसिस्ट करता है प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं वो भी, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिसमें क्लाइमेट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग का किसी भी जगह पर सरवाइव करना डिपेंड करता है कि वहां पर क्लाइमेट कैसा है, वहां पर वाटर है कैसा है, और वहां की सॉइल कैसी है। ठीक है, अगर हम ये कोशिश करें कि सेब का पेड़ जाके टॉयलेट जोन में लगाएं यानी इक्वेटर पे जाके लगाएं, तो वहां पर वो जो है ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमारा जो क्या बनता है? इकोसिस्टम। क्यों? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी लिविंग थिंग के? क्लाइमेट, वाटर और सॉइल भी। अब ये वेजिटेशन हम किसको बोलते हैं? क्योंकि हमने जो पढ़ना क्या है? वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वेजिटेशन में क्या आता है? जितने भी किस्म के हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, और इसका एक पार्ट आता है हमारा कौन सा? फॉरेस्ट, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिजियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जो हमें जिनके पत्ते हमेशा ग्रीन रहते हैं, जो अपने पत्ते अगर शेड भी करते हैं लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपने ग्रीन पत्ते जो है उनके बनते रहते हैं। जैसे आपके फर, चर, आपके सीडर, पाइन, ये भी एवरग्रीन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है डेसिजियस फॉरेस्ट। डेसिजियस फॉरेस्ट होता है ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा ट्री जो अपने पत्ते ऑटम सीजन में छोड़ देता है, और ये सर्दियों में अगर आप देखेंगे इनके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं होते, तो इनको बोलते हैं हम डेसिजियस ट्रीज या डेसिजियस फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट यानी ये ऐसा फॉरेस्ट जिसमें कांटे लगे होते हैं, जैसे बबूल, कीकर, और अगर आप देखें छोटे प्लांट्स में तो कैक्टस, ये ज्यादातर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ों में पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जो पानी में पाया जाता है, जो मार्शी लैंड्स में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज का बनना, तो उसको हम बोलते हैं मैनग्रोवी फॉरेस्ट। तो जैसे नेचुरल वेजिटेशन को और हमने डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिजियस फॉरेस्ट, टेम्परेट। ट्रॉपिकल होता है जो गर्म इलाके में बनता है, टेम्परेट होता है जो न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द में। फिर आता है मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाला फॉरेस्ट है। कॉनिफरस, जो कॉनिकल शेप में हमारा फॉरेस्ट, जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसमें सीडर है, पाइन है, फर है, चिर है। उसके बाद आ गए ग्रासलैंड्स, जिसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उसके बाद आ गया डेजर्टिक स्क्रब्स, चाहे वो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? तो ये हमने जो है किसके बारे में थोड़ा आपको कंसेप्ट दिया, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो उसका मतलब जितने भी किस्म के हमारे आसपास में ट्रीज पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। और उसको भी हमने अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश की कि उनको अलग अलग कौन किसी कैटेगरीज उनकी आती हैं। अब वाइल्ड लाइफ क्या है? जितनी भी जंगल की जिंदगी है, जो भी जिनको हम टेम नहीं कर सकते, पाल नहीं कर सकते, यानी पालने में बहुत मुश्किल होता है उनको पालने को तो शेर को भी पाला जाता है, आप एक सर्कस में देखेंगे तो वहां पर भी, लेकिन बहुत कॉमनली उनको पाला नहीं जाता। जैसे एक डॉग है, उसको कॉमनली पाला जाता है। एक काऊ है,
कॉमनली उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, लेकिन अगर आप लायन, टाइगर, एलिफेंट देखें तो ये मोस्टली वाइल्ड एलिफेंट कहलाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। अब ये जो ट्रीज हैं, जो हमारे पास ये जो फॉरेस्ट है, आर एसेंशियल फॉर एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स। ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं? फ्रूट्स भी देते हैं, नट्स भी देते हैं, प्लांट्स आपकी फसल बनाने में मदद करते हैं। एसेंशियल फॉर यूर स्टडीज देयर आर इनमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर, यानी बहुत सारे आप भी अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा है वही प्लांट्स के यूजेस हैं, वही प्लांट के फ़ायदे, इससे भी ज़्यादा आप प्लांट के फ़ायदे लिख सकते हैं। यानी तीसरी आप हमारे जो एजेंडा में रहेगा, एक तो रहेगा कि व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ, देन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, देन लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ दीज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स बहुत सारे आते हैं, एक्वेटिक भी आते हैं और कुछ डोमेस्टिक भी आते हैं, कुछ फॉरेस्ट में जो वाइल्ड जंगल में रहने वाले जानवर भी आते हैं। ठीक है, तो वो सब जो हैं वो हमारे क्या आता है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने जो पूरे जितने भी आज इस चैप्टर के टॉपिक पढ़े, हर जगह पर हमने देखा फॉरेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। चाहे आप लैंड में लीजिए, चाहे सॉइल लीजिए, चाहे आप वाटर लीजिए, चाहे आप नेचुरल वेजिटेशन लीजिए, चाहे आप वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज लीजिए, सबके लिए जरूरी है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेस्ट का बनना। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, फॉडर एट्सेट्रा। तो आप सब जानते हैं लकड़ी भी हम उनसे लेते हैं, चाहे जलाने के लिए, मकान बनाने के लिए, फ्यूल, दवाइयाँ। तो आजकल आपने देखा होगा कि हर्बल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और सब लोग जो हैं आज आयुष का इंडिया में इतना बड़ा बनाया हुआ है, इंडियन जो ISM है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है। चाहे आप देखें जानवरों को पालना, चाहे आप देखें बारिश को लाना, चाहे आप देखें सैलाब को रुकाना, हर तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट हेल्प टू कंट्रोल क्लाइमेट एंड रेनफॉल। रेनफॉल को कंट्रोल करने में, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लड्स। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दिए हैं आपके लिए। आप इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ बीज डिसअपियर्ड, अगर आप मान लीजिए, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं इससे पहले, जो ये स्लाइड है इससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर धरती के ऊपर से पूरे इंसान जो है खत्म हो जाए तो क्या होगा? धरती के ऊपर से, क्वेश्चन रिपीट करूंगा, धरती के ऊपर से पूरे इंसान जितने भी ह्यूमन बींग से खत्म हो जाए तो क्या होगा? देखिए ह्यूमन बींग्स जो है ना, आप सोचिए इसका जवाब क्या आएगा। मैं तब तक बोलूँ, ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैं तो सब चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। दैट मीन्स कि हम ही ह्यूमन बींग्स में एक ऐसा सेंस है कि वो इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकता है, सब नज़ारों का मज़ा ले सकता है, सब चीज़ों का यूज़ कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि प्लेनेट अर्थ को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएं? तो मेरा जवाब ये है कि अगर ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएं तो प्लेनेट अर्थ और ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी, और ज़्यादा लश्चर करेगी, और ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मगर फ़र्क इतना रहेगा कि उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोचा है कि अगर इस धरती के ऊपर से बीज, मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इफ बीज डिसअपियर्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, मैन वुड ओनली हैव 4 years लेफ्ट टू लिव। दैट मीन्स कि अगर मधुमक्खियां धरती से खत्म हो जाएं तो 4 साल के अंदर ये पूरी धरती जो है खत्म हो जाएगी। तो जैसे आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा था आपने, कि पॉलिनेशन में, यानी प्लांट की ब्रीड को आगे बढ़ाने, प्लांट की रिप्रोडक्शन में जो है
बीज का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को आपस में, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्लावर में आपस में मिलाते हैं, उससे जो है नया प्लांट तैयार हो सकता है, नया सीड तैयार हो सकता है। तो वो काम जो है हमारी मधुमक्खियां करती है। तो मधुमक्खियां इस प्लेनेट अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो 4 साल के अंदर धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने बोला इंसान खत्म हो जाएंगे तो धरती ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा ग्रीन हो जाएगी। ठीक है। लार्ज वाइल्ड लाइफ, तो उसका मतलब क्या, वाइल्ड लाइफ का धरती के ऊपर हमारे प्लेनेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। लार्ज वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन स्टोरेज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है वाइल्ड लाइफ का इतना इंपॉर्टेंस है किसके, कार्बन स्टोरेज के लिए। तो एक और स्लाइड हमने रखी है कि किस तरीके से हम सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट को खाकर, प्लांट से जो ग्रेन्स निकलते हैं, तो कैरेट खाकर रैबिट जिंदा है, रैबिट को खाकर वाइल्ड केट जिंदी है, वाइल्ड केट को खाकर लाइन जिंदा है, लाइन को खाता है जैकल। ठीक है। और तो इस तरीके से ये सब जो हैं, या जैकल को खाता है लाइन, सॉरी, तो या हम देखें तो माउस, और माउस को आउल, या माउस को स्नेक, स्नेक को काइट। तो ये सब जो है हम आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन जो है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या, पहले भी हमने डिस्कस किया पहले कि इसमें अलग अलग, जैसे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा है, आपकी सॉइल कैसी है, ठीक है, और आपका वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। जैसे अगर आप जो है डेजर्ट्स में, तो वहाँ की पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पर आपने देखा अलग किस्म, जैसे कैमल वगैरह, कैमल, लिजर्ड्स, स्नेक्स वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with the areas having abundant water supply. ठीक है। तो अगर आप जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त बनते हैं। अगर आप देखें जो स्नोफॉल एरिया में, स्नो बाउंड एरियाज में जो ट्रीज बनते हैं सारे कॉनिकल शेप में होते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो साइडों से वो नीचे गिर जाती है। ठीक है। तो as the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जितना moisture कम होता है तो size of trees भी कम होता है। Short stemmed trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. तो डिपेंड करता है, अगर आप देखेंगे हिमालय पहाड़ के ऊपर भी एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री रीजन। हिमाद्री रीजन में कोई भी बड़ा पेड़ नहीं होता है, ड्यू टू दैट क्लाइमेट, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। वहाँ पर जो है कोई भी बड़ा पेड़ नहीं बनता है। तो जैसे अलग एशिया में अगर हम देखें कि किस तरीके से वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है, तो इसको रखा गया है तुंद्रा रीजन में, तुलगा वेजिटेशन, स्टेपी ग्रासलैंड, मेडिटेरियन वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन, टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सिंपल, आपने आज आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये थोड़े से पॉइंट्स याद रखने की किस तरीके किन किन हिस्सों में एशियन हमारे जो है वेजिटेशन को बांटा, फॉरेस्ट को बांटा गया है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देखें, प्लांट में देखेंगे आप छोटे प्लांट्स में हर्ब्स आते हैं, श्रब्स आते हैं। हर्ब हो गए छोटे प्लांट, जैसे पुदीना आ गया, श्रब आ गया, उससे थोड़ी झाड़ियाँ जैसे जैसे रोज आ गया, क्रीपर आ गया, जैसे क्रीपर होता है, जैसे कि आपका पंपकिन आ गया, क्लाइंबर आ गया, जैसे आपका किडनी बीन आ गया, एक्वेटिक में आ गया, जैसे बहुत सारे पानी में पलने वाले, जैसे लोटस आ गया, वाइन है, जैसे ग्रेप की जो वाइन बनती है वो अलग किस्म का प्लांट हमारे पास है। थॉर्नी श्रब्स आती हैं, जैसे आप अगर आप देखें इधर डेजर्ट्स में वहाँ पर थॉर्नी श्रब्स होती हैं। ट्रीज में डेसीजियस आ गया जो पत्ते अपने गिरा देता है ऑटम सीजन में, थॉर्नी आ गया जैसे बबूल कीकर आ गया, एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहता है, मैनग्रोवी जो पानी में रहता है, माउंटेन जो फॉरेस्ट में रहता है। ये आगे हमारे पास क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस इन दोनों की कितनी है। तो हमने देखा वाइल्ड लाइफ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मधुमक्खी जैसे बोला इंसेक्ट्स नहीं होंगे, इसी तरीके से जो जंगल हैं वो बहुत सारे पेड़ों के घर बने हुए हैं, और इन पेड़ों से जो वो जंगल जो है, इन ये जो
जंगली जानवर हैं उन पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और भी अपना मिनरल वो जो मैन्योर देते हैं, जिससे ह्यूमस तैयार करते हैं ट्रीज के लिए, और जिससे जो है ये प्लांट सरवाइव करते हैं। अगर आप कौवे और ट्रीज का रिलेशनशिप देखेंगे, कौवे के अंदर एक खासियत होती है कि वो क्या करता है कि वो कौवा जो है अखरोट चुराता है और ट्री से अखरोट चुराता है, खाता खुद नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है कि वो अखरोट को खा सके, लेकिन वो अखरोट को जंगल में जाके छुपा देता है और वो अखरोट जो है आगे जाके बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ बन जाता है। इसी तरीके से वो बहुत सारी जंगली सीड्स को उठा के चुराता है, चुरा के वो छुपाता है तो वो वहां से नया ट्री बनता है। तो इस तरीके से उनका आपस में रिलेशन बना रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट वाला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अब हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है और नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे ट्रीज फॉरेस्ट हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन। हमने, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है, हमने घर बनाने शुरू कर दिए, हमने रोड्स बनाने शुरू कर दिए, हमने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, तो उससे क्या हुआ, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दोनों को नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो जब हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी, इंसान ज़्यादा हो गए तो इंडस्ट्री की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, हॉस्टल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जितनी हमारी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी तो उतना क्या हुआ, ट्रीज और फॉरेस्ट को हमें काटना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, नेचुरल जो एक फिनोमेना था जिससे हमारी धरती चलती थी, एक इकोसिस्टम जो बैलेंस में था वो इम्बैलेंस हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया, जंगल का कटाव शुरू हो गया, सॉइल इरोजन शुरू हो गया। ठीक है, जंगल में आग लगनी शुरू होगी, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ऐसे कुछ ह्यूमन कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं इसमें, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, खत्म हो रही हैं। और कुछ हमारे प्लांट्स और कुछ हमारे एनिमल्स जो हैं या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या तो वो एंडेंजर्ड मतलब क्या, वो खत्म होने वाले हैं। जैसे अगर कश्मीर में देखें आप, हांगुल या मरखोर या हमने पढ़ा था बैक्टेरियन कैमल, ये जो हैं हमारी धरती में ये सब जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज आ गए हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इनको बचा सकते हैं वो ये है कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि हमारी इंपॉर्टेंस नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की कितनी। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये बनाए गए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इनको डिस्कस करेंगे हम आगे कि ये क्या हैं। तो ये रखे गए हैं ताकि इनको, जंगली जानवरों को, जंगली जो वेजिटेशन है उसको बचाया जा सके। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज ने जो नेचुरल हैबिटेट इनका था, जो कुदरती इनका घर था, जो कुदरती इनका रहने सहने का ढंग था, वो सब खराब कर दिया। किसने? इंसानों ने। चाहे हमने ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एनिमल्स हैव इधर बिकम एक्सटेंट, तो हमने शिकार के लिए और भी कई शौक के लिए जंगली जानवरों को मारना शुरू कर दिया, मीट के लिए या और बाकी मेडिसिन के लिए। जैसे हाथी का दांत जो उसकी डिमांड आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो या स्किन जो लेपर्ड की उसकी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए जो लोग उसको मार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो नेचुरल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या क्या करना होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ से ही आपको पता चला होगा जंगल की जिंदगी। अब वाइल्ड लाइफ को तो हमने पढ़ा कि जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम आर देयर हैबिटेट। मोस्टली जो है आप इंसेक्ट्स, सबसे ज़्यादा ये वाइल्ड लाइफ में ये एनिमल्स को खतरा रहता है, वाइल्ड एनिमल्स को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कि वहाँ पर एक एरिया निर्धारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है कि ये वाला एरिया रहेगा, वहाँ पर
जो डिस्टर्बेंस है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस है या बाकी नेचुरल डिस्टर्बेंस है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और इसके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से लोग रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, जो इसको गार्ड करते रहते हैं कि ताकि इन यहाँ पे रहने वाले, इस सेंचुरी में रहने वाले एनिमल को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद आता है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क समझने की कोशिश करनी है। अब नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? आर एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क जो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, वहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स और ट्रीज जो हैं, आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स। जो मतलब वो नेचुरल तरीके से वो वहाँ पर वो कैसे रहते हैं, नेचुरल तरीके से वो अपनी लाइफ को वहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। यानी वहाँ पर वो खुद जो है शिकार करके ज़िंदा रहते हैं, खुद प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर फ्रूट खा के ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसा नेशनल पार्क निर्धारित किए जाते हैं। वहाँ पर जो है एक जो है पूरा जंगल को काटना भी मना कर दिया जाता है। यानी इस एरिया में जंगल काटना या जंगल के अंदर कोई दखलंदाजी करना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल मनाही होती है नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये थोड़ा उससे भी बड़ा कंसेप्ट है। आर लार्जर एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग्स देयर। बायोस्फीयर में क्या रहता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बचाने के लिए वहाँ पर मुहिम की जाती है। उसमें जैसे द बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पंचमराही। रिसाइकलिंग पेपर। और एक स्टेप जो है हम किस, यानी आप बहुत सारे स्टेप्स लिख सकते हैं जिससे हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को, जैसे एफॉरेस्ट्रेशन है, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए हमें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितने पेड़ हम काट देते हैं तो उससे वो बैलेंस है वो बना रहेगा। रिसाइकलिंग पेपर और जो रिसाइकल रीयूज जो है वो हमें करना चाहिए। जो कागज़ जो हैं, एक दिन के अंदर एक कागज़ जो आप जानते हैं एक ट्री से कट के एक कागज़ तैयार होता है, अगर उस कागज़ को हम रिसाइकल करें तो उससे तो हमारा एक तो पैसा भी बचेगा और हमारा जंगल भी बचेगा। तो ये भी एक स्टेप है जिससे हम अपने फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। सो इसमें आप और भी स्टेप्स लिख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं इसको बचाने के लिए। सो थैंक यू। देयर वी डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 6 पार्ट्स एंड 123 स्लाइड्स। तो हमने कोशिश की 123 स्लाइड्स के ज़रिए कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।